इंतज़ार कर लेते हैं। कर दिया आपने स्टार्ट? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं 1 मिनट रुक जाऊँगा, आप स्टार्ट से कट कर दीजिए। ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हम इंशाल्लाह अरबी की क्लास शुरू करने लगे हैं। तो R1 की क्लास है। थोड़ा सा पहले जो 3 दुआएं मैं रूटीन में पढ़ा करूँगा, 4 दुआएं, उनका मतलब डिस्कस करते हैं। पहले दिन मतलब डिस्कस होगा और बाद में रूटीन के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रब्बी ए मेरे रब इशरा खोल दे ली मेरे लिए सदरी मेरा सीना वयस्सिर और तू आसान फरमा दे ली मेरे लिए अमरी मेरा काम। तो यहाँ तक कि हम सिर्फ इतना सी बात अगर हम समझ जाएं कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। आ जाए बेटा, घूम के इधर से आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए ओ बच्चे को आ जाए घूम के आ जाए। रब्बी ए मेरे रब इशराह खोल दे ली मेरे लिए सदरी मेरा सीना व यस्सिर और तू आसान फरमा दे ली मेरे लिए अमरी मेरा काम। तो हमारा दुनिया का काम हो या दीन का काम हो, आखिरत का काम हो, हम खुद कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला से हम दुआ मांगेंगे कि ये क्या हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाए। और बिलीव मी, जब हम दुआ पढ़ के चलते हैं बहुत काम क्या हो जाता है, आसान हो भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वहलुल और खोल दे उक़दतन गिरा मिन लिसानी मेरी ज़ुबान की यफ़क़हू क़ौली जो मैं बात कहूँ वो अगला समझ जाए। तो मैं किसी और मकसद के तहत पढ़ रहा हूँगा कि आप लोग साफ बात समझ जाएं। आप भी अपने मकसद के लिए पढ़ रहे होंगे कि आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। पेपर में जब आप ये दुआ पढ़ेंगे तो तब आपने सिर्फ माइंड में हल्की सी बात चेंज करनी है। यफ़क़हू क़ौली की जगह पे आपने ज़हन में बस ये साथ ले आना है कि जो सी चीज़ मेरे हाथों से दिमाग से होके लिखी जाए वो हमारा एग्ज़ामिनर आई कैप वाला क्या करे, वो उसको समझ जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के नाम की बरकत से ही और रूटीन में जो कॉन्सेप्ट लिए होंगे, जब आप दोनों की चीज़ें इकट्ठी होंगी तो इंशाल्लाह पेपर आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी दुआ, रब्बी ए मेरे रब यस्सिर तू आसान फरमा दे वला तुअस्सिर और तू इसमें मुश्किल ना डाल व तम्मिम और इसे मुकम्मल फरमा दे, तमाम फरमा दे बिल खैर खैर के साथ। अल्लाह तू आसान फरमा दे और तू इसमें मुश्किल ना डाल और तू जो हमने काम शुरू किया है इसे खैर के साथ क्या कर दे, मुकम्मल फरमा। तो हमारा आगाज़ ही अगर अच्छा होगा तो इंशाल्लाह इख्तिताम भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। अगली जो पढ़ाई से रिलेटेड दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह मैं सवाल करता हूँ, इल्मन नाफ़िअन नफ़ा बख्श इल्म की, ऐसा इल्म जो हमें नफ़ा दे। क्या हम ये पढ़ते हैं बाद में जॉब हासिल करते हैं, जॉब से हमें क्या होता है, नफ़ा होता है। तो ये दुनियावी लिहाज से नफ़ा हो गया। और जब हम रोज़ाना अल्लाह ताला का नाम लेंगे तो दीनी लिहाज से भी क्या होगा, इंशाल्लाह में नफ़ा होगा। और मैं जिस तरतीब से पढ़ता हूँ वह अमलन मुतक़ब्बिलन, वो दूसरे नंबर पर आ जाता है। और ऐसा अमल जो मकबूल हो, जो तेरे यहाँ क्या हो, मकबूल हो। वरिस्कन तय्यबा, और
ऐसा रिस्क दे जो तैयब हो, पाक हो, रिस्क हलाल हमें अल्लाह ताला कमाने की क्या दे, तौफीक दे, और रिस्क हलाल में बहुत बरकत दे, खुला रिस्क दे इंशाल्लाह। ये तो हो गई दुआओं की बातें, और ये इंशाल्लाह डेली बेसिस पर मैं पढ़ूँगा, आपको याद हो जाएंगी, अगर याद अभी नहीं भी होंगी तो। मतलब पढ़ना हो, देखना हो, आप लोगों को तमाम क्लासेस की PDF मिल जाया करेंगी। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ड्राइव होगी, ड्राइव में क्या होगी, PDF। आप पहली PDF निकाल कर क्या कर सकते हैं, मतलब जब कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं। हर क्लास की आपको क्या मिलेगी, PDF मिल जाएगी। ईच एंड एवरी क्लास PDF विल बी योर्स। जो सी भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आप लॉजिकली पढ़ेंगे, घर में बैठ के क्लास वर्क सेम करेंगे, ज़ुबानी। जब आप ज़ुबानी करेंगे तो आप अपनी मेंटल एक्टिविटी भी करेंगे, जब आप अपनी मेंटल एक्टिविटी करेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, रिज़ल्ट फ्रूटफुल निकलेगा। अगली चीज़, बच्चों को ये परेशानी होती है सर बड़ा तेज़ निकल गए तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं तेज़ भी निकल जाऊँ तो कुछ भी नहीं होगा, एवरी थिंग वुड बी योर्स। पूरी की पूरी चीज़ आपकी मलकियत हो जाएगी। आप उसे शेयर करना चाहें शेयर कर दें, आप खुद रखना चाहें खुद रख लें, ठीक है। मेरे पास से निकल गई तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, एक नंबर काम करना है या चॉइस इज योर्स। मैं तो तरीके से इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा और तरीके से ही चलूँगा। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि जो लेक्चर लिया है वो कैसे होगा, ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने मुझे बताना है थोड़ा सा, कुछ आप लोग बताएंगे, फिर ICAP से पूछेंगे क्या है जी रीज़न ऑफ फेलियर्स, फिर हम आगे चलेंगे। क्या वजह है R1 में रीज़न ऑफ फेलियर। जो उनसे बच्चों ने पेपर दिया है वो बताएंगे, जिन्होंने नहीं दिया, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसकी टेंशन ना लें, हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करना। टाइम मैनेजमेंट जी, एक आई जी टाइम मैनेजमेंट। कितने मार्क्स का पेपर हुआ था? 80। अच्छा ठीक हो गया, 80 मार्क्स। और अगर मैं कहूँ कि मेरे स्टूडेंट्स 2-3 ने मुझे ये बताया कि उन्होंने 15 मिनट पहले ख़त्म कर लिया था पेपर, और आप भी करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट का तो मसला इंशाल्लाह सॉल्व हो गया। हो जाएगा, सॉल्व हुआ नहीं है, थ्रू आउट द क्लास टाइम मैनेजमेंट का मसला सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ गारंटी फ्रॉम मी इंशाल्लाह। अगली चीज़ कॉन्सेप्चुअल वीकनेस। ये क्यों होती है? क्लास मिस करने से, ठीक है। दिमाग कहीं और होने से, क्लास में बैठे हुए लेकिन दिमाग कहीं और फिर रहा है, ठीक है जी। मोबाइल पे टल्ली बजी है और दिमाग उस जो है टल्ली है उसकी तरफ चला गया, और क्लास में भी गया और घर में बैठे हुए भी मोबाइल ने क्या किया, सत्यानाश फेर दिया। तो ये 76 मोबाइल जो है हमारा, ये बहुत बड़ा काम गड़बड़ करता है, ठीक है जी। और वो जो है पुराने वाला मोबाइल जो हुआ करता था, सांप वाली गेम वाला मोबाइल, वो कोई मसला बहुत ज़्यादा पेश नहीं करता, 3310 और इस तरह के मोबाइल। और प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, चलें जी ठीक है। और टेस्ट्स का ना देना, और आप लोगों ने मैं बताना है, मैंने एक भी चीज़ इंशाल्लाह नहीं लिखनी है खुद, जो चीज़ आप बताएंगे वो लिखी जाएगी, उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी, और बाकी चीज़ें ICAP ही बता रहा होगा कि क्या वजह है बच्चों। कॉन्सेप्चुअल वीकनेस, अंडरस्टैंडिंग, ओ गुड, सिलेक्टिव स्टडी। आज के दौर में सिलेक्टिव स्टडी
जी बेटा, आप लोग कि सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? सब कुछ लिख दिया है। कोई और चीज़ जो आपके जहन में आती है? बाकी सारी चीज़ें मैंने कहा, एक भी चीज़ मैंने खुद नहीं लिखनी है, बाकी सारी चीज़ें आई कैप की तरफ से आएंगी कि क्या है, मसले मसाइल हैं। थोड़ी सी मैं गाइडेंस दे देता हूँ। क्या बहुत लंबे तरीक़ेकार से वर्किंग करते हैं? टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होती? प्रोसेस स्लो है। प्रोसेस स्लो है। अच्छा जी, प्रोसेस स्लो है। ठीक है जी। और कोई चीज़? जो पूछा गया वो नहीं करते। वो प्रॉब्लम बेटा जो है ना, R1 में ऐसा इतनी नहीं है, वो CMA में ज़्यादा है कि जो पूछा गया वो समझ नहीं लग रही। वो R1 में तो सीधा सीधा सा मामला है। एक्स्ट्रा रीडिंग का तो टाइम, वो हमारे ज़माने में 3 घंटे हुआ करते थे, आप लोग 3.25 घंटे मिले हुए। एक्स्ट्रा वर्किंग, एक्स्ट्रा वर्क in addition to the question। और चलें एक मैं ऐड कर देता हूं, लॉन्ग वर्किंग्स। ये आपको तकरीबन 1 हफ्ते में पता चल जाएगा कि आप कितनी लेंथी वर्किंग किया करते थे और कितनी वो स्मार्टर हो सकती हैं 1 हफ्ते में इंशाल्लाह। और कोई रीज़न दोबारा से दिखा देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का मसला, कॉन्सेप्चुअल वीकनेस, अंडरस्टैंडिंग का मसला, क्लास मिसिंग की हुई है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, टेस्ट वगैरह नहीं दिए हुए, सिलेक्टिव स्टडी की हुई है, प्रोसेस हमारा स्लो है। हम इन एडिशन टू द क्वेश्चन जो आस्क किया गया उससे ज़्यादा काम दिखाते हैं, एग्जामिनर को बताते हैं कि हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और ये दिखाते दिखाते वो वाला नॉलेज जो उसको दिखाना चाहिए वो हम नहीं दिखा पाते, और लॉन्ग वर्किंग करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते हैं। जर्नल एंट्री वीकनेस है, ये स्पेसिफिक टू दी R1 है। गो के ये चीज़ शामिल हो जाती है कॉन्सेप्ट वीकनेस के अंदर, लेकिन मैं स्पेसिफिक जर्नल एंट्री को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बेस क्या है? जर्नल एंट्री। हर चीज़ की बेस, टी अकाउंट की बेस जर्नल एंट्री, नोट्स की बेस जर्नल एंट्री, तो हर चीज़ की बेस क्या है? जर्नल एंट्री। करेक्शन ऑफ एरर के अंदर मसला है तो जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह। चलें एक एक के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी? शॉर्ट वर्किंग सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे, नोट बनाना डायरेक्ट सीखेंगे, प्लस ओनली 1 वर्किंग होगी IS 16 की। R1 में बहुत सारी चेंजेस आई हुई हैं पिछले 1 साल के अंदर, क्या हमें वो उसका पता है? ऑटम 23 में आई क्या अपने बुक चेंज की थी, क्या हमें पता है? क्या हमने वो सारी चेंजेस जो आई हुई हैं क्या हमने वो की हुई हैं? क्वेश्चन ये है, हमें यही नहीं पता कि कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने पहले से पढ़ा है और वो बैठे हुए हैं कि हमने तो क्लासेस ले ली हुई थी और हम क्या हैं, पढ़े पढ़ाए हैं और टेंशन ही कोई नहीं है।
तकरीबन साल पहले आई कैप ने बुक चेंज की थी और बहुत सारे टीचर्स ने ये बोला था अनफॉर्चुनेटली कि कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ आई कैप ने स्टैंडर्ड के पैराज ऐड किए हैं, लेकिन आई कैप ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐड की थी और उसके बाद वो एक एक करके एग्जाम्पल पिक कर रहा है और उसको पेपर में क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। कभी भी इकट्ठा एग्जामिनर टेस्टिंग नहीं फेंकता, वो 2-3 सालों के लिए ज़रा सा कोर्स चेंज करता है और 2-3 सालों के लिए उसने नए कॉन्सेप्ट्स जो उसने एडअप करने हैं उसका प्लान पहले से बना के बैठा होता है। अब हमें अगर उन नई चीज़ों का पता ही नहीं है तो हम तो क्या है, क्वेश्चन आ गया नए तरीके से, पुराना तरीका हमने सीखा हुआ है और हम चल रहे हैं। एक एग्जांपल, जिन्होंने पढ़ा हुआ है सिर्फ उनसे सवाल है, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्रीज क्या होती हैं? सिर्फ उनसे सवाल है जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस की। इम्पेयरमेंट लॉस है केड़ी एंट्री है जी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ये तकरीबन सारों ने पढ़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर एक अल्टरनेट मेथड भी आ गया हुआ है स्टडी टेक्स्ट में जिसका लोगों को पता ही नहीं है, ठीक? और वो अल्टरनेट मेथड वे इजियर है देन दिस वन। एक रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है, उसका कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। IAS 20 में चेंजेस हैं, पहले सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड आ रहा था IAS 20 में, अब रेड्यूसिंग बैलेंस भी आ गया है। तो मुख्तलिफ चेंजेस ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है। तो चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट है। चेंजेस इन FAR 1, पिछले सेशन में मैंने आई कैप में सेशन किया था, रिवीजन क्लास करवाई थी और मैंने तकरीबन सारे की सारी डिस्कशन मेजॉरिटी उसके अंदर की थी। पता नहीं किसी ने लिया या नहीं लिया। मैंने अपना फ़र्ज़ क्या किया था, वहाँ पर अदा किया था। मैंने जितनी चेंजेस मैं 2 दिन के अंदर डिस्कस कर सकता था, मैंने वो सारी की सारी क्या की थी, वहाँ पर डिस्कस की थी। अब हम वो चीज़ें सारी की सारी क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वहाँ पे तो था ना, स्पीड में काम करना है हमने। 2 दिन मुझे मिले थे और 2 दिन के अंदर मैंने सारी चीज़ें को क्या करना था, कंपाइल अप करना था। तो उसमें तकरीबन 80-90% कंपाइल अप हो गई थी चेंजेस। अब किसी ने ले लिया तो वो उसके लिए बेटरमेंट था, किसी ने नहीं लिया तो वो अब हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर 1 to 1 डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, आगे चलते हैं। क्लासेस मिसिंग को क्या हल है? इसका एक हल है, अगर आपकी मिस हो जाए तो आप क्या करें, क्लास ले लें। PDF हर किसी को मिल जाएगा, चाहे वो फिज़िकल में ले रहा हो चाहे वो ऑनलाइन में हो, सबको PDF मिलेगा। लेकिन क्लास ओबियसली कॉम्बो मोड के अंदर ऑनलाइन में अवेलेबल होगी या सिर्फ ऑनलाइन वालों को अवेलेबल होगी। तो जो सिर्फ फिज़िकल वाले हैं वो क्लास मिस ना करें। एक दिन जो क्लास पढ़ेंगे, अगले दिन कुछ कॉन्सेप्ट वही वाले होंगे, कुछ एडिशनल भी होंगे। हमारे पास ऑलरेडी टाइम क्या है, तकरीबन 25 दिन क्या हैं, कम है एज़ कम्पेयर टू प्री रिज़ल्ट। काम हमने वही करना है, उतना ही करना है जितना प्री में करना। फ़र्क क्या होगा, उधर मैं अगर 5 पास पेपर करवा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या करवा रहा हूँगा, 4 एक करवा रहा हूँगा। कोई एक आधा पास पेपर क्या होगा, कम होगा। कॉन्सेप्ट्स में कमी नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें इन एडिशन टू ये पॉसिबिलिटी है, कोई मैं इक्का दुक्का पास पेपर्स के क्या कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ। जो पोर्टल पे होंगे उनको पोर्टल पे मिल जाएगी, जो सिर्फ फिजिकल है उन्हें यूट्यूब का एक लिंक मिल जाएगा। वो उसका हल पूरा मौजूद है।
लैक ऑफ प्रैक्टिस। किस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे हैं आप लोग, किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे? क्वेश्चन इज दिस, ओनली पास पेपर। और हम ये समझते हैं कि पास पेपर्स कर लिए तो बस बात बन गई। दो चीजें मस्ट हैं। क्या हैं? दो चीजें मस्ट हैं, एक स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स और दूसरा पास पेपर प्लस क्लास वर्क कह लें। हम इस चीज की तरफ आते ही नहीं हैं। चाहे आप R1 पढ़ रहे हो, चाहे CMA पढ़ रहे हो, चाहे R2 पढ़ रहे हो, चाहे MFA पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ICAP ने एक बुक दी हुई है। अगर तो आपके पास ऐसी बुक है जिसके अंदर स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स मौजूद हैं तो ठीक है। अगर नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट अ रीडिंग इज नीड। अकाउंटिंग में भी पढ़ा जा सकता है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हो। मीन्स क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन का आंसर ज़ुबानी या रफ वर्क में अगर आप कर सकते हैं, शॉर्ट सा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शामिल है, तो आप क्या उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं जैसे PRC में किया करते थे, थोड़ी सी वर्किंग करके हो सकता है। क्या कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी कि जितने कॉन्सेप्ट्स ICAP की बुक में हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक। अब अगला मसला ये आता है कि ICAP का फॉर्मेट, क्लास का फॉर्मेट मैच अक्सर औकात नहीं हो रहा होता, यही प्रॉब्लम आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बड़ा एक्सटेंसिव काम करके स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स भी अपनी बुक में शामिल की हुई हैं, चाहे वो R1 हो चाहे वो CMA हो। तो दो बुक्स हैं मेरी अभी प्रेजेंटली। R2 जस्ट ऑनलाइन के अंदर कह लें है, जो प्रिंटेड फॉर्म में है वो R1 और CMA है। दोनों में मैंने इंश्योर किया हुआ कि स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल कोई खाली ना जाए, प्लस क्रॉस रेफरेंसिंग। जहां पर वो पास पेपर है मैंने स्टडी टेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15, रेफर पास पेपर नंबर 6 रेफरेंस देके मैंने अपनी बुक के अंदर क्या किया हुआ है, डुप्लीकेशन से बचा हूं। लेकिन मैंने क्या इंश्योर किया है कि स्टडी टेक्स्ट की कोई एग्जांपल खाली नहीं जानी चाहिए। तो दो चीज़ें लाजमी तौर पर करनी है। एक, स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक डिस्कस करूं और करवाऊं, क्या पॉसिबल है? 40-50 एग्जांपल्स हैं छोटी 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 सी, जिनके अंदर से कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने करवा दिया हुआ है। 5 एग्जांपल्स एक ही कॉन्सेप्ट की बेस पर हों और मैंने वो क्लास में करवा दिया कॉन्सेप्ट, तो वो 5 एग्जांपल हो सकती हैं। आप लोग कर सकते हैं, एटलीस्ट पढ़ सकते हैं, कंप्लीटनेस इंश्योर होगी। बस ये काम करना है आपने। कंप्लीटनेस क्या करनी है? इंश्योर करनी है। पेपर इंशाल्लाह आराम से पास हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का मसला, वो क्लास में इतने शॉर्टकट्स करवा दूंगा आपको कि वो आप ऐसे करेंगे इंशाल्लाह गारंटी के साथ। इवन ये जो है ये वाला मसला, ये भी पेपर में इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि पैट फॉर्मेट्स होंगे। पैट फॉर्मेट्स के ऊपर आपने काम करना होगा, उन्हीं पैट फॉर्मेट्स के ऊपर बुक मौजूद है। मीन्स जो सा काम आप करेंगे यू कैन सी द आंसर योर सेल्फ विदाउट आस्किंग मी। दूसरी चीज, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हाँ सॉरी, पहली चीज सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और पेपर पास करने के लिए जस्ट एक छोटी सी टेक्निक्स की ज़रूरत है R1 में। आप उन टेक्निक्स को साथ साथ सीख लें, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। टेस्ट ऑब्वियसली आप देंगे, टेस्ट से एक चीज़ सीखेंगे, कौन सी? टाइम मैनेजमेंट। और कुछ नहीं सिखाता, कोर्स आउटलाइन नहीं सिखाता। ये पूरा IAS 16 के अंदर इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि कोई हद नहीं। मैं कितने कॉन्सेप्ट्स पेपर में टेस्ट कर लूँगा? टेस्ट में 2, 3, 4, 5, जबकि 20 कॉन्सेप्ट है IAS 16 के अंदर।
लगभग प्री बैच के अंदर 20 दिन 22 दिन लग जाते हैं जस्ट IS 16 करवाने में। बाकी सारे टॉपिक्स एक एक हफ्ता, 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन। IS 16 अकेले के ऊपर कितने दिन? 20 दिन लग जाते हैं। पोस्ट रिजल्ट में वही 16-17 दिन, तो पोस्ट रिजल्ट में भी जाने IS 16 को। और IS 16 ही बेस है, हर जगह पर घुसा हुआ है, हर चैप्टर में उसका किरदार है। जो सा मर्जी चैप्टर उठा लें उसमें IS 16 का कोई ना कोई किरदार निकल ही आता है। NPO में भी आ जाता है, कैश फ्लो में भी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी है। तो एक तरतीब से पढ़ना है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी ना हो। मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और मैं वो मुकम्मल ही ना करवा पाऊँ आपको, मैं दरमियान में छोड़ूं और कहूँ कि अच्छा हम ये बाद में पढ़ेंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरा स्टाइल ये नहीं है। एक चैप्टर जब मुकम्मल होगा तो वो मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। मीन्स IS 16 सबसे ज़्यादा सब जगहों पे आना है, वो सबसे पहले होगा, ताकि IS 16 का यूज़ IS 36 में है, 20 में है, 36 में है, 40 में है, हर एक के अंदर है, वो उसके बाद आएंगे। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में मैंने नहीं पढ़ना, ना ही हमारे पास टाइम है। हमने एक लॉजिक के तहत लेकर चलना है अपने कोर्स को, ताकि हमारा टाइमली कोर्स मुकम्मल हो। एक टाइमली कोर्स मुकम्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यू कैन डू योर रिवीजन एज वेल। कम अज़ कम भी 20-25 दिन पहले आपका कोर्स ख़त्म हुआ होना चाहिए है। प्री बैच की डेडलाइन मेरी तरफ से होती है 31 जुलाई, 1-2 दिन का आगे पीछे करके, और पोस्ट बैच 1 वीक तकरीबन ज़्यादा, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम इजाफी हाँ लग रहा हो। कोशिश यही है। और विदाउट संडे ऑन। पिछले सेशन में मेरा एक संडे ऑन हुआ था गालिबन R1 के, मैक्सिमम 2 हो शायद, मुझे एक याद पड़ रहा है, एक संडे ऑन किया था और हमने 2 तारीख को या 3 तारीख को क्लासेस ख़त्म की थी फेब की। मीन्स 1 महीना पहले हम एंड कर चुके थे। आपने अपना टाइम निकालना है रिवीजन के लिए, और अच्छा टाइम, एक हेल्दी रिवीजन का टाइम 8 डेज पर पेपर है। क्या है? 8 डेज पर पेपर एक हेल्दी और अच्छा टाइम रिवीजन का, 8 to 9 डेज अगर आपको मिलते हैं। नहीं जी, लॉन्ग वर्किंग का हम इंशाल्लाह हल निकाल देंगे। जर्नल एंट्री मेरी आदत है, मैं बार बार एंट्रीज इतनी बोलूँगा कि इंशाल्लाह आपको क्या हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चेंजेस इन FAR 1 वो मैंने ऑलरेडी अपनी बुक के अंदर डील किया हुआ है। आपको बुक के अंदर स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स भी मिलेंगी, पास पेपर्स भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी, MCQs भी मिलेंगे, ऑल स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल वाले भी और पास पेपर में आए हुए भी, टिल ऑटम 23। स्प्रिंग का तो नहीं मैं कर सकता ना, स्प्रिंग 24 का पॉसिबल नहीं है, वो आपको अलहदा से उसका सलूशन मिलेगा एंड पर, ठीक है जी। तो ये हो गई बात जो आपने लिखवाए थे उसकी। अब डिस्कशन करनी है हमने कि हम किस तरीके से, ये तो फजूल चीज़ें हैं कि मैंने आपको वेलकम करना था, कर दिया। मेरा नाम वसीम अकरम है, ये भी ठीक है। मेरी क्वालिफ़िकेशन से आपको कोई गर्ज होना नहीं चाहिए, मेरा CA क्वालिफाइड है, बस कहानी ख़त्म। कितना एक्सपीरियंस है नहीं है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, छोड़ने पर हमारी गोली। ये है जी चीज़ असल। जो ICAP कहता है कि जी स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज कौन कौन सा होना चाहिए। IS 1 आपको पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में बात कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में बात कर रहा है, पिछले सालों के एरर की, IS 16 की, IS 20 की, 23, IS 36, IS 40, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है।
असल चीज़ तो यहाँ पर है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता और ये नहीं पता होता कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। कभी देखी है ये वाली चीज़ आप लोगों ने? देखी है ना? इसको देख के प्रिपरेशन भी की थी, इसके मुताबिक की थी। चलो गुड है, फिर तो अच्छी बात है। तो मैंने तो बोला बेटा IAS 16 तो बेस है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में मिक्स कर दिया तो पहले नहीं पढ़ा था। मिक्सिंग तो पढ़ते होते हैं ना, मिक्सिंग तो पढ़ते होते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी का पार्ट है, IAS 16 की एक एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो बहुत मिक्स हो गया। तो मैं तो वो बोल रहा हूं आपको, हर चीज के अंदर वो मिक्स हो सकता है। IAS 16 बेचारा तो IAS 20, 23, 36, 40 ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी मिक्स हो सकते हैं, ये कैश फ्लो में भी मिक्स हो सकते हैं। तो अगर मैं कैश फ्लो आपको स्टार्ट में करवा दूं तो इसका मतलब है कि ये सारे इनकी एप्लीकेशन वहां पे, तो मेरे लिए कैश फ्लो सबसे एंड वाला टॉपिक है जिसके अंदर हर किस्म का स्टैंडर्ड जंप इन हो सकता है। SNPO तकरीबन एंड वाला टॉपिक है जिसमें तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स एड अप हो सकते हैं, ताकि हमने वो सारी चीजें पढ़ी हो जो सी चीजें उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। बच्चों अर्निंग पर शेयर, उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। जितने प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें वो हो सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी उसमें शामिल हो सकती है। पास्ट ईयर एरर, पिछले सालों के एरर अर्निंग पर शेयर में आ सकते हैं, ठीक। और पिछले सालों के एरर क्या तमाम किस्म के स्टैंडर्ड में हो सकते हैं? बोले पिछले सालों में गलतियां हो सकती हैं, IAS 16 में हो सकती है, 30 में हो सकती है, 36 30 तो नहीं, 23 में हो सकती है, 36 में हो सकती है, 40 में हो सकती है। मीन्स हमने पहले कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे तो ही हम अगली चीज के अंदर उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैंने ये नहीं देखना कि जी चैप्टर आसान कौन सा है। कहने को सबसे आसान चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या है? उसकी 4-5 एंट्रीज हैं, वो सबसे आसान है। 2 दिनों की मार है। कितने दिनों की? लेकिन वो इनकम्प्लीट मार है। वो इनकम्प्लीट मैं क्यों 4-5 दिन लगाऊं खाम खा में उस चीज के ऊपर जो बाद में 2 दिन में होनी है। अभी से मैं डिस्कस करूंगा 4 दिन लगाऊंगा, बाद में मैं पहले से ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर चुका हूं तो 2 दिन लगाऊंगा। एक जस्ट मिसाल दे रहा हूं, लगाने 2 हैं या 3 हैं या 5 है, वो तो उस वक्त की सिचुएशन के ऊपर है। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूं। चले जी शुरू करते हैं। 3 ग्रेड A, B, C, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे छोटा ग्रेड सबसे इजी होता है फॉर दी प्रिडिक्शन, जजमेंट। कौन से वाला? B। उसके बाद कौन सा बड़ा? C। और सबसे बड़ा कौन सा है? A। लेकिन हम तरतीब से डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा ग्रेड में क्या क्या चीज है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैक्सिमम 20 मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मैक्सिमम 20 मार्क्स, ASNPO मैक्सिमम 20 मार्क्स, करेक्शन ऑफ एरर करंट ईयर के मैक्सिमम 8 मार्क्स, पास्ट ईयर के एरर, अकाउंटिंग एस्टीमेट की चेंज, पॉलिसी की चेंज मैक्सिमम 8 मार्क्स। क्या ये दोनों चैप्टर इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये भी एरर से रिलेटेड है, ये भी एरर से रिलेटेड है। एक एरर करंट ईयर का डाला जाए, एक एरर पिछले सालों का डाला जाए, तो इकट्ठे होके 15 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ एरर्स के ऊपर सवाल बन सकता है, ठीक। करंट ईयर के एरर्स के अंदर पूरी की पूरी आपकी इंट्रो भी शामिल हो जाती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, एक्रूअल प्री पेमेंट्स, और वो ये काम कर रहा है। तो हमें इंट्रो को भी क्या करना होगा? थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। 2-3 दिन बेचारी इंट्रो को भी देने पड़ेंगे, नहीं तो ये वाला चैप्टर सही तरह से नहीं होगा। IAS 8, और ये एक छोटा सा कैश फ्लो के अंदर है, 8 मार्क्स तक का आ सकता है। ये थ्योरी है,
2 पेजेस की थ्योरी, 2 पेजेस थ्योरी, ये ग्रेड में चीज़ें लिखी हुई हैं जी। अगली चीज़ 3 चैप्टर ग्रेड बी के कौन कौन से? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटरप्रिटेशन एंड IS 33। कितने मार्क्स मिनिमम है? मिनिमम 20, मैक्सिमम कितने? चले, अब अगर एक सवाल उसने रेशो का दे दिया, ये रेशोज का है, इसे सवाल 10 मार्क्स का दे दिया, क्या कोई दूसरा टॉपिक शामिल करना पड़ेगा? बोले नहीं करना पड़ेगा। और 20 मार्क्स पूछने उसने, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का दे दिया, तो दूसरा टॉपिक मस्ट शामिल करना पड़ेगा। तो कम से कम भी तो 2 टॉपिक्स आने ही आने। क्या है? कम से कम 2 टॉपिक्स आने ही आने हैं। तो आउट ऑफ द 3 यू हैव टू बियर द 2 टॉपिक्स एटलीस्ट। ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सी है? एक रेशो और एक IS। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ही नहीं है। ज्यादातर MCQs पूछता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। छोड़ना हमने इसको भी नहीं है। सिलेक्टिव स्टडी की कहानी नहीं है। ग्रेड सी में क्या है बच्चा? 2 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स तक के पूछ सकता है, एक IS 16 का, एक IS 40 का। अक्सर स्टूडेंट सिर्फ IS 16 को 20 मार्क्स तक का सोचते हैं, IS 40 को कभी सोचते ही। इस दफा क्या किया उसने? पहले तैयार किया था, पहले जो पूछा था वो तकरीबन 8-9 मार्क्स का था, IS 16 में मिक्स कर कर। और इस दफा क्या किया? 15 मार्क्स। मैंने इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे, जस्ट IS 40 के ऊपर। बुक के अंदर पूरा एक क्वेश्चन बनाकर एडअप किया हुआ है, जिसके अंदर नोट बनवाया हुआ है। क्या किया हुआ है? नोट के अंदर जितनी चेंजेस हैं IS 16 से 40, IS 2 से 40, IS 40 से 16, IS 40 से इन्वेंटरी, सारी उस एक क्वेश्चन के अंदर जम की हुई है। मींस पहले से मैं तो सोच के चल रहा हूं कि यार ये 20 मार्क्स का कर दिया होगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि आप उस चीज को पहले से तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ये कितने मार्क्स का टेस्ट हो सकता है। 3 अटेम्प्ट्स पहले ये मैक्सिमम 8 मार्क्स का था, ये वाला टॉपिक, तब ये पूछ ही नहीं सकता था। ग्रिड चेंज हुआ, ये उठा के कितने का कर दिया? 20 का, तो अब ये पूछा जा सकता है। बाकी 3 टॉपिक्स IS 36, 20, 23, ये मैक्सिमम कितने मार्क्स के आ सकते हैं? 8 मार्क्स। हमने इसको अब बनाया हुआ है IS 23 को। पता नहीं क्या क्या कुछ इसमें करवाया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें करवाई जा रही हैं जो कि अब कोर्स का पार्ट नहीं रही हुई है। विद ड्यू रिस्पेक्ट विद अदर टीचर्स, ठीक, मुझे पता है बुक्स के अंदर मौजूद है, आउटडेटेड हो चुकी हुई चीजें। स्टडी टेक्स्ट में एक भी उस तरह का सवाल नहीं है। मैं बताऊंगा जब IS 23 पढ़ाऊंगा तो हमने चीजें वो पढ़नी है जो पेपर में आनी है, सिर्फ उस हद तक, ना कम ना ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, ना हमने पढ़ना है कम, इंशाल्लाह फुल फ्लेज पढ़ना है। मीन्स जितने कॉन्सेप्ट स्टडी टेक्स्ट में हैं वो छोड़ने नहीं है। मिक्सिंग कौन कौन सी हो जाती होती है अक्सर? ये तो सारे सवाल मिक्स करता है, ग्रेड सी पूरा मिक्स करता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और IS 8 की मिक्सिंग हो सकती है आराम से। चेंजेस इन इक्विटी IS 8 और IS 33 की आराम से मिक्सिंग हो सकती है। IS 7 के अंदर जो कैश फ्लो है उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट एडअप हो सकते हैं। AS/NPO में ITA के भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकते हैं। करेक्शन ऑफ एरर के अंदर ITA के कॉन्सेप्ट्स
एडअप हो जाते होते हैं। ये आप लोगों के लिए जस्ट थोड़ी सी हिंटिंग है। अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन के अंदर के एग्जामिनर कर क्या रहा है वो देखते हैं। क्या कर रहा है जी एग्जामिनर? ग्रेड बी से आगाज करते हैं। ये ग्रेड बी है जी। क्या IS 33 का सवाल मुसलसल आ रहा है जी? कभी 17, कभी 10, कभी 12, कभी 15, कभी 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लाजमी पूछा जाना है। ग्रेड में मैंने दिखा दिया 20 मिनिमम मैक्सिमम 30। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये वाला टॉपिक टेस्ट किए बगैर ये ग्रेड पूरा हो जाए। पॉसिबल है कि रेशो उठाए 20 मार्क्स से उठाकर दे दे और ना पूछे, 20 मार्क्स पूरे कर लेगा ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। क्या रेशो के बगैर पेपर बन रहा है? कोई पेपर नहीं बन रहा। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में वो अक्सर क्या रख रहा है? अक्सर औकात MCQs रख रहा है, छोड़ उसको भी नहीं रहा। सिलेक्टिव स्टडी चक्कर ही कोई नहीं। हाँ ये है कि जी अगर MCQs हैं, हमने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट किया हुआ है, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को इस हद तक हम लिंगर ऑन कर सकते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली जाएं और बाकी तो कुछ किया नहीं जा सकता, रट्टे के साथ तक लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तो 2 चैप्टर क्या हो गए? मस्ट हो गए इस ग्रेड में से। अगला चैप्टर ग्रेड सी। ग्रेड सी में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन अगर देखूं IS 16 के तो 2 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दिए गए। अक्सर औकात इंडिपेंडेंट नहीं देता, कभी IS 16 और IS 40 को मिक्स कर रहा है, कभी IS 16 40 20 को मिक्स कर रहा है, कभी 23 और 20 को मिक्स कर रहा है, कभी 20 और 8 और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को भी उठाकर उसने सवाल दे दिया इस दफ़ा। ये इधर और इधर 2 जगहों पे मैंने इसके मार्क्स एलोकेट किए हैं, जिसमें IS 16 भी डाल दिया, IS 20 भी डाल दिया, IS 8 भी डाल दिया, चेंज इन इक्विटी भी डाल दी। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन उसने यहाँ पर ये कर दे दिया। ठीक, ये उसने फर्स्ट टाइम कह लें ये वाली मिक्सिंग की है, बट पॉसिबल है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस दफ़ा IS 40 का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस दफ़ा आया है, जो उसने मिथ थोड़ी सी तोड़ दी है कि वो ये वाला सवाल पूछ ही नहीं रहा था, ये मिक्स करके पूछ रहा था। गवर्नमेंट ग्रांट क्या हर अटेम्प्ट में आ रहा है, बोरिंग कॉस्ट हर अटेम्प्ट में आ रहा है, मिक्स होकर आ जाए या फिर वैसे आ जाए। इम्पेयरमेंट अक्सर औकात इम्पेयरमेंट के ऊपर MCQs के ऊपर वो जा रहा है। तो ये वाला फिर ग्रेड क्या हुआ? सारे का सारा मस्ट हो गया। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो वो उसने ना पूछना हो। पहला ग्रेड बेचारा रह जाता है थोड़ा सा, जिसके अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं। इन 2 टॉपिक्स में थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है बस, कि एक पूछ ले तो दूसरा ना पूछे। बाकी और कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई लड़ाई का आंसर नजर आ रहा हो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, AS/NPO, इनमें जरा सी बारियां लग सकती हैं। इस दफा कैश फ्लो को उस तरह से उसने टेस्ट नहीं किया, सिर्फ MCQs दिए। पिछली दफा कैश फ्लो पूछ लिया था, उससे पिछली दफा AS/NPO के ऊपर ज्यादा जोर था, 7-5 मार्क्स से MCQs दे दिए। उससे पिछली दफा दोनों ही पूछ लिए थे, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब IS 8 के अंदर मिक्सिंग है, करेक्शन ऑफ एरर एक मस्ट टॉपिक है, लाजमी तौर पर आता है। तो फिर मैं कोई टॉपिक खाली जाने दे सकता हूँ? सिर्फ मुझे ये बता दें, सिलेक्टिव स्टडी की ज़रा सी भी कोई गुंजाइश है? ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा हल्का अगर मैं काम करूँ तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को ज़रा सा साइडलाइन हल्का सा कर सकता हूँ कि यार इसमें कितना मैं इसके अंदर खपूँ, उसमें भी बस इंपॉर्टेंट चीज़ें करके छोड़ सकता हूँ।
अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है आपकी सिलेक्टिव स्टडी की, नॉट एट ऑल। ये उससे थोड़ा सा पुराना बी ग्रेड है। एग्जामिनर कमेंट्स के मुताबिक मसले मसाइल आपके क्या हैं जी? क्या मसले मसाइल हैं जी? 22% रिजल्ट है, उससे 27% रिजल्ट है, उससे पिछला 22 था, उससे पिछला क्यों नहीं अच्छा आ रहा? क्या वजह है? क्यों नहीं बेहतर हो रहा? 10,000 बच्चा पेपर देता है, क्यों 3,000 पास हो रहा है? 7,000 क्यों फेल हो रहा है? क्वेश्चन इज दिस। 7,000 स्टूडेंट्स आर फेल्ड दिस टाइम अप्रोक्सीमेटली। वजह क्या है? क्या अगली दफा भी ऐसा आएगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हम इनमें से हों। रिजल्ट जो मर्जी आए, अल्लाह करे हम पास वालों में से हो। बस ये चीज़ होनी चाहिए। सीए के अंदर फेलियर तो रूटीन की चीज़ है, उनके लिए तो वैसे ही यूज टू हैं वो बच्चे, तो फेल करने ही करने। एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है बच्चों, ये जो बच्चे हैं ना, ये नहीं निकल पा रहे। जिन्होंने कोई 1.5 साल पहले जब स्कीम चेंज हुई थी, एग्जामिशन ली थी, ये अभी तक क्या हो रहे हैं? लुढ़क रहे हैं, अभी तक खार हो रहे हैं। उस वक्त भी उनको बोला था कि ना एग्जामिशन दें, ना दें, वो आज तक बच्चे बेचारे भुगत रहे हैं। और बच्चों ने भी जल्दी मचाई हुई है कि हमने R1 देना है, R1 देना है, बगैर पढ़े देना है, बगैर कॉन्सेप्ट्स लिए देना है। तो काइंडली क्या कर लें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या कर लें, पढ़ लें, ITA की रिवीजन कर लें। मेरी YouTube पे पूरी रिवीजन पड़ी हुई है, 12-13 लेक्चर्स हैं, 12-13 लेक्चर्स ले लें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्या कर लें, बूस्टअप कर लें। चलें जी, मैं तो बस यही बातें कर सकता हूँ। डिस्क्रिपेंसीज, 19% बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 20 मार्क्स लिए हैं। वाह, यानी कि 10,000 में से कितने बच्चे? तकरीबन 2,000 बच्चे हैं जो कि कितने मार्क्स ले रहे हैं? 20 या उससे भी कम। इतने अच्छे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कितने मार्क्स ले रहे हैं? उफ, पता नहीं ये कौन होगा। हम में से तो कोई नहीं है, हम में से तो होते हम यहाँ पे थोड़ी बैठे होते पोस्ट रिजल्ट लेने। नहीं, मैं तो कंसिडर कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने मार्च में PRC कर लिया था, उनको डरा दिया किसी ने कि बड़ा बुरा रिजल्ट आता है तो तुम R1 बाद में ले लेना। मैं तो ये कंसिडर कर रहा हूँ कि वो उसको ख्याल आ गया कि R1 नहीं करूँगा तो फिर R2 को उन कब देगा, अनलॉक होगा तो फिर ही बात बनेगी। तो मैं तो ये चीज़ लेकर चलूँगा, बच्चों वाले से लेकर चलूँगा कि आपने पेपर पास करना है। और ये वाले मैं ये कंसिडर करूँगा कि आप लोग इसमें से हैं, एग्जामिशन लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है ना? ये एक रीज़न है। ये क्या, कौन सी रीज़न है? सिलेक्टिव स्टडी। और उससे पीछे जाएं, वंस अगेन एग्जामिशन की कहानी। ये क्या चीज़ है जी? ये आप लोगों ने लिखवाई थी? ये भी लिखवाई थी? इनएडिक्वेट एग्जाम प्रिपरेशन लिखवाई थी आप लोगों ने? क्या ये भी लिखवाई थी? लैक ऑफ, ये नहीं लिखवाई थी। पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं लिखवाई थी आप लोगों ने। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चों को प्रेजेंट करना भी नहीं आता। ये क्या जी? सिलेक्टिव, ये क्या है? इसके ऊपर बच्चा काम नहीं करता, ना इसे करवाया जाता है। इजी मार्क्स निकालने होते हैं हमने मुश्किल क्वेश्चन में से। कोई एक भी क्वेश्चन आपका खाली नहीं जाना चाहिए। क्या कह रहा हूं?
कोई एक भी क्वेश्चन आपका चाहे उसमें से 20% आता हो, 10 में से अगर 2 मार्क्स ले लिए जाएं और 90 में से आपके आ रहे हों 48, तो क्या वो 2 मार्क्स भी 10 में से आपको पास करवा जाएंगे? ये चीज़ें में रखनी है आपने। और क्या रीज़न आई कैप कह रहा जी? कोई एक चीज़ मुझे बताएं, कोई एक टॉपिक मुझे बताएं जिसके चांसेस कम हो गए हों पिछली दफ़ा आने की वजह से। जो ग्रिड मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जो हिस्टोरिकल एनालिसिस डिस्कस किया, उसके मुताबिक कोई एक टॉपिक ऐसा बताएं जिसके इस दफ़ा आने की वजह से अगली दफ़ा नहीं आएगा। कोई एक था, मैंने एक के अंदर लड़ाई का बोला है बस। कौन से वाले में? कैश फ्लो और ASN। उसके अंदर भी क्या ऐसा क्वेश्चन ऐसा हिस्ट्री में आया हुआ है कि जी दोनों इकट्ठे आए हुए हैं? बिल्कुल आए हुए हैं। तो लिहाजा सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी प्यारे बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन तो आप अच्छा कर जाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में परफॉर्मेंस क्या है? वीक है। नॉट स्टडी ऑल द सिलेबस ऑन द अजम्पशन दैट दीज टॉपिक्स वुड हैव लीस्ट पॉसिबिलिटी। वंस अगेन पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो ये काम करते हैं। चलें जी, मैंने बहुत सारी डिस्कशन कर दी है। ये हमारी बुक है R1 की, एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है। ये उसके अंदर थोड़ा सा, ये तो यहीं से मिल जाएगी आपको बुक। ये मैंने दूसरा शामिल कर दिया है, इसकी आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों को ज़रूरत है। यस, ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ से मंगवा सकते हैं बुक। घर में बैठे हुए बच्चे जो सुन रहे हों, उन्होंने बुक मंगवानी होगी तो वो यहाँ से क्या करवा सकते हैं? बुक मंगवा सकते हैं डायरेक्टली। ओ यस, फ्री होम डिलीवरी। जी क्या है जी? अच्छा, आप लोगों के लिए जो थियरी है वो भी मैं इकट्ठी कर चुका हूँ, वो भी आपको मैं दे दूँगा। पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी थियरी इकट्ठी चंद पेजेस के ऊपर इकट्ठी कर दी हुई है, जो मेरे नज़दीक चांसेस हो सकते हैं आने के। रीज़न क्या है? पहले थियरी क्यों नहीं एज सच इम्पोर्टेंट थी? वो ये थी कि पहले था ओपन बुक हो गया था। स्टैंडर्ड हम साथ लेकर जा सकते थे, गो के लेके नहीं जाते थे, लेकिन लेके जा सकते थे। थियरी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। अब थियरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस अदा कर गई हुई है। कुछ बिल्कुल एंड पर जो लास्ट आर समरीज हैं रिवीजन के लिए, वो आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। वॉल्यूम 1, 2 अगर किसी को सॉफ्ट में चाहिए हो तो वो भी मैं दे दूंगा। ग्रुप के अंदर जो आपकी ड्राइव होगी उसके अंदर मैं रख दूंगा। अगर कोई फाइनेंशियली वीक है, हार्ड फॉर्म में नहीं ले सकता, वो ड्राइव से एक्सेस कर लेगा। गो के इट वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क टू स्टडी ऑनलाइन। स्टैंडर्ड्स आप अलाउ नहीं है। तो ये नंबर है, बुक यहाँ पर आप मैसेज करके भी ले सकते हैं। लें जी, आ जाएं। कितना टाइम रहता है मुझे ये बताएं? बहुत बहस कर ली मैंने, बहुत टाइम है अभी, है ना? अभी तकरीबन आधा घंटा है ना, आधे से पौना घंटा है। टाइम क्या हुआ बेटा? 3:09। क्लास कितने बजे तक का है? 45 मिनट तक का है। 3:30 ना 45 मिनट पे हो गई हुई है। अच्छा, पहले कौन सा हुआ था? हाँ, तो अगर कोर्स चेंज हो जाए तो फिर बाद वाला अप्लीकेबल होता है या पहले वाला? अपडेटेड होता है। तो अपडेटेड क्या है? 2:15 बजे क्लास शुरू हुआ करेगी, कब खत्म हुआ करेगी? 3:45। यस। क्या हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए है? नहीं है ना, टाइम निश्ता। PDF आपको इंशाल्लाह ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह
मिल जाएगा। आज इंशाल्लाह ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ऐड अप करवा दूंगा इंशाल्लाह, ड्राइव बना के। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, खुश हैं? ग्रुप्स में ऐड तो वो होगा जो क्या नाम है एडमिशन ले चुका होगा, उसे ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो फिर आपको ऐड भी कर देंगे। ये तो हो नहीं सकता कि जी अच्छा जी आपको ऐड ना करें। नहीं कर देंगे। क्यों क्यों दिल बर्दाश्ता हो रहे हो किसी? ऐसे नहीं करते। हाँ, दिल बर्दाश्ता नहीं होना। पेपर इंशाल्लाह आपका पास है। नया नया तो नहीं है आप, तो आप पुराने हो गए हैं। ऐसे तो ना करें क्या आप नए नए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं सीएमए की क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं करवा सका था क्योंकि उसका टाइम ज़रा सा रिड्यूस था और उसमें खाम में हमने काफ़ी ज़्यादा बहस कर ली थी। शुरू करवाने थे क्वेश्चन लेकिन उसमें नहीं करवाए थे। यहाँ पर मेरे पास टाइम एम्पल अवेलेबल है, आधा घंटा बहुत होता है बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए। ठीक है जनाब, आप किधर हैं? जनाब इधर नहीं, आपको यहाँ पे आगे बैठना है। ठीक है, हाँ 100% क्लास लेनी है आपने और टेस्ट भी बनाने और चेक भी कर कर इन्हें देने हैं। अच्छा जी, पहले ये बता दें मुझे कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? फर्स्ट टाइम 2 3 4 हैं। पीआरसी पढ़ा हुआ है बच्चों आप लोगों ने? पीआरसी तो पढ़ा हुआ है ना? एग्जामिशन वाले तो नहीं है ना खुदा ना खास्ता? बस ठीक है, मुझे बस इतना चाहिए कि आपने पीआरसी पढ़ा हो। पीआरसी के कौन सा टॉपिक ऐसा है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है? डेप्रीसिएशन। और वहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है? वहाँ पर तो बेचारा इतना छोटा सा है और यहाँ पर उसी का ही सबसे लेंथी टॉपिक है जो टाइम कंज्यूम करता है। वो कौन सा है? IS 16 है। इस पर लगभग मेरी क्लास के 15 से 17 दिन कम अज कम लगने हैं अगर मुझे पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं तो। कम अज कम इतने कॉन्सेप्ट भी पढ़ाने हैं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी करवानी है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट पढ़ाने में तो मुझे 5 दिन चाहिए। कितने दिन चाहिए? जस्ट अगर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने हो तो कितने दिन चाहिए? 5 से 6 दिन मुझे चाहिए। लेकिन अगर मुझे अच्छी प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों की तो 15 से 16 दिन मुझे उसके चाहिए। अगली चीज, डिस्कस करते हैं मारो गोली चीज़ों को, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपने साथ साथ मुझे पीआरसी के कॉन्सेप्ट के तहत चीज़ें बतानी हैं। ले जी, एबीसी लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2023। कॉस्ट कितनी बच्चों? बोले हैं पढ़ा जा रहा है कि नहीं? 4 लाख। लाइफ कितनी है? कौन से वाली लाइफ? 5 साल है। या फिर ये क्या कर सकता है? 50,000 यूनिट्स बना सकता है। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ? हर कोई आंसर दे सकता है क्योंकि ये वाली बातें सब लोगों ने पढ़ी हुई हैं। जी बेटा, क्या यूज करते हैं? यूजफुल लाइफ यूज करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं। आई क्या आपने जो सवाल पूछा वो तो आपने जवाब दे ही नहीं रहे। आई क्या आपने सवाल पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ?
आसान उर्दू में जवाब दें। मैं सवाल पूछूंगा भी, आप भी सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है जी। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वही बता दें, इतना तो पता होगा ना। जो एसेट जरा सा उल्टा कर देंगे बेटा, थोड़ा सा बस उल्टा कर देंगे। कॉन्सेप्ट को जरा सा क्या कर दिया, अब मार्क्स क्या हो जाएंगे, भी उल्टे हो जाएंगे। इकोनॉमिक लाइफ इसकी टोटल जिंदगी है। क्या है इकोनॉमिक लाइफ? क्या है इसकी टोटल जिंदगी है। चाहे जितने मर्जी बिजनेसेस के पास चले, मसलन एक गाड़ी है, आप अभी भी देखते होंगे सड़कों पे आपको गाड़ी एफएक्स नजर आ जाएगी। एफएक्स का पता? चलो ऐसे नहीं तो मोबाइल है, घर में जो अम्मी को मोबाइल दिया हुआ है वो कितने साल पुराना है? हाँ? कोई 5-7 साल पुराना है। और हमारे पास जो मोबाइल है वो 10 साल पुराना है। अच्छा जी, ये बेटा इसकी टोटल क्या है जिंदगी है, जिसकी टोटल लाइफ है। से एक गाड़ी है, उसकी लाइफ 30 इयर्स है। ये 30 इयर्स तक बॉडी भी इंजन भी साथ लेकर चल सकती है। ऑन अदर हैंड यूजफुल लाइफ बिजनेस का यूज है। बिजनेस में कितना अरसा यूज होनी है। एक लैपटॉप है, यूएसए में बनता है, यूएसए में वो 3 साल उन्होंने रखा हुआ है कि हमने 3 साल यूज करके फिर इसे पाकिस्तान भेज देना। ठीक, वो वहां से चलता है, पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान में पहुंच के हम उसे कहते हैं ये बिल्कुल नया लेटेस्ट पीस है, और हमने वो बिजनेस में ले लिया और हमने कहा कि हमने इसे 3 साल या 4 साल यूज करके इसे बेच देना। 4 साल बिजनेस में यूज हुआ तो यूजफुल लाइफ कितनी उस बिजनेस की, स्पेसिफिक टू द बिजनेस कितनी लाइफ? 4 साल। इकोनॉमिक लाइफ इसकी 30 साल। टोटल जिंदगी। बात समझ लग गई? डिफरेंस इकोनॉमिक लाइफ का और यूजफुल लाइफ का पता चल गया। हमारे पास IAS 16 में कौन सा यूज होना है? IAS 16 में यूजफुल लाइफ यूज होनी है, इकोनॉमिक लाइफ का कोई काम नहीं। तो फिर क्वेश्चन पढ़ते हुए मुझे क्या करना चाहिए? यूजफुल लाइफ को टिक कर देना चाहिए और इसको क्या कर देना चाहिए? ये मेरे काम की है ही नहीं। इग्नोर नहीं करना, इसको सफास्ती से क्या कर देना है? मिटा देना है। भले ऐसे मिटा लो, भले ऐसे मिटा दो कि ये काम की नहीं है। गलती से भी इसको लिखना नहीं है। अगली चीज, दिस एसेट कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर 1.5 लाख एट करंट प्राइसेस एंड फॉर 23,000 एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years. Further, a 5 years old similar asset can be disposed of for 20,000 at current prices and for 29,000 at prices expected to be received after useful life of 5 years. इसमें से रेजिडुअल वैल्यू कौन सी है? सारा कॉन्सेप्ट PRC का है, एक भी यहां का नहीं है। PRC सबने किया हुआ है, कि नहीं किया हुआ? 23,000। कौन से वाला 23,000 जी? पहली लाइन में ये वाला? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं ये वाला है? ठीक है। और जो बाकी जो नहीं कह रहे वो कौन सा कह रहे हैं?
ये आज ही पता चल रहा है कि इस हद तक कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। 20,000 कॉन्सेप्ट एंड 5 old similar asset can be disposed of for these are at current prices। ठीक है जी। दूसरी चीज आई है ये वाली, जूम कर दें। और कितना जूम करूं मैं, एक मिनट जी। फिर आउट हो रहा है, मजीद जूम करता हूं तो चलें जी, ऐसे पढ़ लें, तकरीबन हो रहा है, पढ़ा जा रहा है। लें जी, आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि रेजिडुअल वैल्यू असल में क्या होती है और हमने क्या बना ली हुई है। हमने यहां पर खड़े होकर एक अदद गाड़ी दी है। कौन से वाली? तेरी मेहरबानी यार, थोड़ा सा तो कोई ख्याल कर लो ना। FX तो बेटा डिक्की वाली होती नहीं है, मैंने तो डिक्की वाली बनाई है। मैंने ली है बेटा सिटी। कब लिया जी? आज इसकी कॉस्ट $4 लाख है। 400, चलो यार 400 की मैंने लिया, 4 लाख की दी है, एज्यूम करने दो ना बेटा। ठीक है जी। अब हमारा एक फार्मूला है स्ट्रेट लाइन में डेप्रीसिएशन का, वो क्या है जी? कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय यूजफुल, यही है जी, डन। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो कॉस्ट है ये कब की ले रहे हैं, आज की या 5 साल बाद की? आज की। कॉस्ट क्या हो गई आज की? 400,000। ठीक है जी। यूजफुल लाइफ आज एस्टीमेट कर रहे हो या बाद में जाके एस्टीमेट करना है? आज बैठ के एस्टीमेट कर रहे हैं। ये भी क्या है, ये भी आज कर रहे हो जी। कितने साल थी? 5 years। ये बताएं, एक ही फार्मूले में ये आज की वैल्यू है, ये आज एस्टीमेट कर रहे हो, तो रेजिडुअल वैल्यू क्या 5 साल बाद की होनी चाहिए? एक्सपेक्ट आज करेंगे लेकिन होगी 5 साल बाद की। आज एस्टीमेट करेंगे लेकिन होगी 5 साल बाद की। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कोई एक बात कही हो। अगर क्वेश्चन में कोई 3-4 बातें कही हो तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्या होगा? ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है? ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये है कि आप आज खड़े होकर देखेंगे कि एक सिटी जो 5 साल क्या है पुरानी हो, 5 साल पुरानी सिटी मिल जाएगी मार्केट में। आसानी किस चीज में है? आज बैठ के एस्टीमेट लगाना कि ये वाली गाड़ी 5 साल बाद कितने की होगी, ये आसान है एस्टीमेट करना, या ये काम आसान है कि यहां पर मेरे पास मार्केट के अंदर 5 साल पुरानी गाड़ी अवेलेबल है, उस जैसी गाड़ी जैसी मैंने अंदाजन चलानी है। एक डॉक्टर है बेचारा, उसकी कितनी की ड्राइविंग होगी पूरे दिन की? घर से निकलेगा बेचारा, क्लिनिक पे जाएगा, क्लिनिक से निकलेगा और घर वापस, यही होगी ना उसकी मेजरली सबसे ज्यादा। कभी कभी फैमिली को लेकर निकल पड़ा। ऑन अदर हैंड एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसकी क्या होगी? जिसको पूरा पंजाब दिया हुआ एरिया, उसकी ड्राइविंग क्या होगी? वो कभी लाहौर से निकलेगा फैसलाबाद पहुंचा होगा, कभी लाहौर से निकलेगा मुल्तान पहुंचा होगा, कभी लाहौर से निकलेगा साहिवाल पहुंचा होगा, ऐसे ही होगा। तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जिस बिजनेस के पास है उसने कितना चलना है 5 साल में? बोलो ना, हो सकता है अंदाजा? अब अगर अंदाजा हो सकता है तो मार्केट में क्या हर किस्म की गाड़ी अवेलेबल है?
जिस तरह से हमने चलाना है, एक डॉक्टर ने चलाना है तो उसने चलाना है क्या ले हार्डली डेली बेसिस पे 25-30 किलोमीटर, और एक मार्केटिंग वाला है उसने डेली बेसिस पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलाना है। तो हर किस्म की मार्केट में गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। हम ये देखेंगे 5 साल पुरानी सिमिलर एसेट की कोई वैल्यू अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर या नहीं है। ठीक, आज एस्टिमेशन क्या हो सकता है, इस चीज का कंपैरिजन हो सकता है। तो जेन्युइन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा कौन सा क्या होगा, 5 साला ओल्ड सिमिलर एसेट हो जो कि आज अगर बेचें तो करंट प्राइसेस पे कितने का बिकेगा। ये है इसका जेन्युइन कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से 2-3 कॉन्सेप्ट इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर चूज करना होगा कि कौन से वाला सही है। अगर एक ही वैल्यू दी है दैट्स ओके, चुप करके ले लेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से 3-4 चीजें दी गई हैं तो फिर क्या करना है, हमने सोचना है कौन सा सही वाली चीज है। तो सही वाली चीज क्या है, ये 20,000 है। ठीक है, 5 साला सिमिलर एसेट करंट प्राइसेस पर कितने का आज बिक जाएगा। तो रेजिडुअल वैल्यू कौन से वाली आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। बात समझ लग गई। तो ये भी क्या होगा, आज ही आप एस्टिमेट करेंगे। ये आज क्या हो गया है क्लास के अंदर, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं ओपन क्लास कर रहा हूँ आज। हैं ले जी, डेप्रीसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जस्ट फार्मूला, जरा डेप्रीसिएशन की वैल्यू बता दें। कैलकुलेटर नहीं है, चलो मोबाइल निकाल लो आज। वैसे कैलकुलेटर ना अकाउंटेंट का हथियार है। कितने स्टूडेंट कल कैलकुलेटर लेकर आएंगे इंशाल्लाह? 76,000। ले जनाब, कैलकुलेटर लेकर आया करें, उस कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस किया करें जो आपने एग्जाम में लेकर जाना है। खुदा ना खास्ता मोबाइल कभी भी एग्जाम में नहीं लेकर जाया जा सकता। अच्छा, अगर नहीं होगा तो मैं निकाल दूंगा यहाँ पर। ऐसे मैं आपको कैलकुलेटर की टेक्निक्स भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे पास कैलकुलेटर है वो वाला जो आप एग्जाम में लेकर जा सकते हैं। ऐसा ही होता ना, मिलता जुलता ऐसे जैसा, ऐसा ही है। तो हम इंशाल्लाह कैलकुलेटर की टेक्निक्स भी सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। लें जी, ये बताएं, एक मेथड का नाम है आउटपुट मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। उसका फार्मूला क्या है? चले, एक और मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। उसका फार्मूला क्या है? हाँ, एन वाला, बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल आसान कर दूं? 3 फार्मूलाज हैं जो एक ही तरीके से चलते हैं, स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ईयर डिजिट और ये आउटपुट या प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड, आर्स मेथड भी बोला जा सकता है। ये तीनों एक ही तरीके से चलते हैं, लॉजिक इनकी एक ही है। ठीक है, चेंज कहां पर है वो 1 मिनट में चेंज आएगी। चलें, अगर ये बता दें, ये वाला एसेट मैंने खरीदा होता किस तारीख पर? 1 अप्रैल पर जब खरीदा होता, और ईयर एंड मेरा 31 दिसंबर होता। 31 दिसंबर नहीं लिखा हुआ। तो फिर मेरी डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होनी थी और क्या होना था? 1 अप्रैल 23 पर एसेट खरीदा होता तो फिर मेरी डेप्रीसिएशन कैसे होनी थी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इनटू n/12 होना था। बोले जी, यही होना था।
अच्छा, क्या मैं इस फार्मूले को फिर कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल यूजफुल लाइफ इनटू जोन सा भी साल है उसका यूजेज, रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? जी मर्जी है मेरी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? पहला साल है तो उसका उस साल का यूजेज, दूसरा साल है तो उस साल का यूजेज, तीसरा साल है तो उस साल का यूजेज। मसला ये है कि पीआरसी के अंदर हम इस तरीके से नहीं बोल सकते, वहां पे पेट फार्मूला बोलना पड़ता है, वहां पे फार्मूले के ऊपर एमसीक्यू आ जाता है। यहां पर आजादी है, हमने जस्ट क्या करना है, एप्लीकेशन करनी है। क्या करनी है? एप्लीकेशन करनी है। और एप्लीकेशन में सीखना है इस तरीके से जो कि कॉन्सेप्ट क्या करे, आसान करे। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना थोड़ी देर पहले कि फार्मूला सोचना पड़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कौन सा फार्मूला सर ने पूछ लिया है, ये नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों से पूछा ना मैंने, पढ़े हुए कितना अरसा हुआ है? पीआरसी पढ़े हुए भी कोई अरसा नहीं हुआ। जिन बच्चों ने पीआरसी की बात फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जिन्होंने पेपर दिया उनको तो बिल्कुल भी कोई अरसा नहीं हुआ। चलें, बिस्ती भी थोड़ी थोड़ी सी करवा लो, कोई गल नहीं। वो पहले 2-3 दिन होती रहे ना तो अच्छी लगती। अच्छा जी, रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज मैं ये पूछ रहा हूँ कि हो सकता है क्या यहां पर मुझे लाइफ ईयर्स में दी हुई है? बोलें जी, क्या किया हुआ है? लाइफ किस में है? ईयर्स में है। सो यू हैव टू गो विद लाइक ये बताएं यहां पे n/12 क्यों करते हैं? मंथ पे क्यों डिवाइड करते हैं? इन ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। वेल डन। तो अगर मैं कहूं मुझे लाइफ आपने ईयर्स में दी है तो रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज किस में होगा? ईयर्स में होगा। और अगर आपने लाइफ मुझे दे दी मंथ्स में, फिर क्या होगा? रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज भी किस में आएगा? मंथ्स में आएगा। ठीक है। और अगर मुझे लाइफ आपने दे दी यूनिट्स में तो रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज किस में आएगा? यूनिट्स में आएगा। और अगर आपने मुझे लाइफ दे दी टोटल सम ऑफ डिजिट्स में तो यूजेज किस में आएगा? रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट आएगा। लें जी, 3 मेथड हो गए आपके। कितने मेथड? 3 मेथड एट द सेम टाइम, जस्ट विद वन क्विक लॉजिक, कोई इजाफी फार्मूलास नहीं। लिहाजा इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं कौन कौन से फार्मूलाज आ जाएं। जस्ट क्या क्लियर करें? अपनी लॉजिक क्लियर करें। यू हैव टू गो लाइक विद लाइक। ये लफ्ज मैं बार बार बोलूंगा, लाइक विद लाइक। बहुत सारी चीजें मैं यहां पर कॉन्सेप्ट इस तरीके से लेकर चलूंगा। अब आपने काम किया यही जो थोड़ी देर पहले किया है। ये बताएं 5 साल में कितने महीने होते हैं? पक्का 60 ही होते हैं। अगर आपको मंथ्स में लेकर चलना और ये डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट कितनी है? 4 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 20,000। लाइफ क्या करूं? 60 मंथ्स। कब खरीदा? 1 अप्रैल 23 पर। तो डेप्रीसिएशन करते हुए रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज किस में लूंगा? अब किस में लूंगा? खुदा ना खासा डिवाइडेड बाय 12 नहीं करूंगा। डिवाइडेड बाय 12 नहीं करूंगा। कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। क्या आंसर आया बेटा? कितना? 57,000। वेल डन। अब यही 57,000 क्या मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं? 4 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। जब ये ईयर्स में है तो फिर रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज किस में आएगा? ईयर्स में।
अब ईयर्स में करते हुए क्या करोगे 9/12 ताकि ये 0.75 ईयर बन जाए। क्या बन जाए 0.75 ईयर बन जाए। जस्ट हम इसलिए करते हैं ये n/12। अब क्या आंसर आया अपने कैलकुलेटर से चेक करना है। बात समझ लग गई, लॉजिक समझ लग गई। क्या एक ही तरीके से 3 फार्मूलाज हो गए? अगर एक ही तरीके से 3 फार्मूलाज हो गए तो रट्टे बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। स्ट्रेट लाइन का नहीं कभी भूलता। और उसी के ऊपर कौन सा है यूनिट्स का, और उसी तरीके के ऊपर कौन सा है सम ऑफ ईयर डिजिट का। लॉजिक क्लियर है? क्या यही क्वेश्चन के अंदर कुछ और चीज भी दी हुई है? क्या दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स। मैं अभी 1 साल का कैलकुलेट करूंगा। 2023 में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? कितने? 10,000। 1 साल का करवा दूं तो हो जाएगा ना, टेंशन तो नहीं है ना। अगर मैं यही वाला क्वेश्चन अगर लेकर चलना चाहूं किस में, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में, तो फिर क्या होगा डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 4 लाख माइनस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, आप क्या लिखूं मैं 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय फिर क्या आएगा रिस्पेक्टिव ईयर के यूनिट्स। कितने थे 10,000 यूनिट्स। काइंडली ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट साथ लिख लिया करें। इसको क्या बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये साथ लिख लेंगे गलती नहीं होगी। लाइक विद लाइक आप चले जाएंगे खुद ब खुद, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर कर लिए हुए हैं तो। आंसर बताएं 76,000। ठीक है, पता चल गया जी। ये भी हो गया। एक तीसरा मेथड है बेचारा एन वाला, वो एन वाला फार्मूला पता नहीं क्या था फार्मूला, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यस यस, सबको याद है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पीआरसी में भी पढ़ा हुआ है। ये कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मैंने नहीं पढ़ा हुआ। टाइम कितना रहता है? ओ बड़ा टाइम है, अभी बड़ा टाइम है, बरकत है। देखिए कितनी बरकत पैदा हो रही है माशाल्लाह से। 2 मेथड आपने पढ़ ली हैं, रिवाइज कर लिए, सॉरी पढ़े नहीं है, क्या किए हैं रिवाइज किए आपने। तो अब आपने मुझे बताना है कि मैं फार्मूला क्या लिखूंगा सम ऑफ डिजिट्स मेथड। क्या फार्मूला जी? ओ नहीं डेप्रीसिएशन का बेटा, मैं तो एन यूज ही नहीं कराना फिलहाल। कॉस्ट माइनस ओवर क्या लिखेंगे टोटल सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट। अब एक तरीके से चलना है तो एक ही तरीके से चलना है, रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट। ये रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट क्या होता है जी? इसको आप साथ लिख लें रिमेनिंग लाइफ, बाकी की जिंदगी। रिमेनिंग लाइफ क्या होती है जी? बाकी की जिंदगी। ये बताएं एक एसेट आज खरीदा है, यूजफुल लाइफ इसकी 5 साल है, तो बाकी की जिंदगी कितनी है इसकी? बोलें जी 5 ही है ना, तो पहले साल के स्टार्ट पर कितनी है 5। अच्छा, डेप्रीसिएशन एसेट खरीदा कब है 1 अप्रैल 23 पर। ये बताएं ये जो पिछला भी एसेट खरीदा था 1 अप्रैल 23 को ही नहीं खरीदा था जी, इसमें क्यों वो बटा 12 क्यों नहीं किया? ये यूनिट्स में था, इसमें डेट का कोई किरदार नहीं, कोई किरदार नहीं। तो यहां पे भी कोई किरदार होगा डेट का? कोई किरदार नहीं। अच्छा जी,
कॉस्ट कितनी मेरी? 4 लाख। और ज़्यादा स्पीडी तो नहीं हूँ मैं, अभी तो पुराना ही करवा रहा हूँ ना, तो पुराना तो रिवाइज करवाने में अगर थोड़ी सी स्पीड भी हो जाएगी तो टेंशन। असल चीज़ क्या है? समझ आना। समझ लगे, समझ लगनी चाहिए। अगर क्विकली चलते हुए समझ लग रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर स्लो स्लो चल के समझ लग रही है तो भी ठीक है। डिपेंड करता है मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो जस्ट क्या करनी है, पॉलिश करनी, रिवाइज करनी जी। टोटल सम ऑफ डिजिट 15, ठीक है। कैसे निकाली? कोई और मेथड है बेटा जी? 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, ये है दूसरा मेथड। क्या है? ये है दूसरा मेथड। मल्टीप्लाई बाय पहले साल का डिजिट क्या है? पहले साल में रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5। ये 2023 की हो गई डेप्रीसिएशन। मैं अभी फार्मूले की तरफ नहीं जा रहा कि सम ऑफ डिजिट का कोई और फार्मूला भी है। डिजिट क्या है? पहले साल का डिजिट क्या है? 5। दूसरे साल में रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? 4। तीसरे साल में रिमेनिंग लाइफ कितनी? चौथे साल में रिमेनिंग लाइफ कितनी? 5वें साल में रिमेनिंग लाइफ कितनी? कहानी खत्म। तो पहले साल में 5 डिजिट बनता है, ये यहां पे आ गया 5, पहले साल का डिजिट। ये आसान तरीन तरीकाकार जब लाइफ बहुत छोटी सी हो, जब लाइफ क्या हो? छोटी सी हो। लाइफ हो 30 साल तब एन वाला कहानी करेंगे, खत्म नहीं, फिर एन वाली कहानी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज तो ये डायरेक्टली हो जाता है। चलें, क्या आंसर आया? 75,000। जुबानी की जाओ, इन्नी देर तक मैं कर देना सी बच्चों। 4 लाख माइनस 20,000 तकसीम 15 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या आंसर आया? 1,26,667। 1,26,667, ये आंसर आ गया। चौथे साल की डेप्रीसिएशन क्या होगी? 4th ईयर मीन्स 2023, 24, 25, 26, 2026 की डेप्रीसिएशन 1,03,333 है। 1,01,333 पक्का? कौन सा साल बोला है मैंने? 2026 की डेप्रीसिएशन क्या होगी? हाँ, तो मैं जंपिंग मारी है ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ के पढ़ना है ना, आगे चलना है कि कौन सा सवाल पूछ रहे हैं। 2026 पूछा है बेटा, नहीं 1 साल नहीं। आई क्या आपने कहा 2026 की डेप्रीसिएशन निकाल दो, कैसे निकालोगे? माइनस 20,000 डिवाइड बाय 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा, कौन से वाला साल है 2026? 23 में खरीदा था, 23, 24, 25, 26, कितना साल है? चौथा साल का डिजिट कौन सा है? 1, 2, 3। चौथे साल का डिजिट कौन सा है? 2 है। आसान है यहां से ऐसे पिक करना, ठीक है। चौथे साल का डिजिट क्या है? 2 है। आंसर आ जाएगा 50,667, ठीक है जी। ये बैक जाएं और 2 लिख दें तो आंसर आ जाएगा 50,667। लें जी, ये हो गया हमारा काम मुकम्मल, टाइम भी हो गया हमारा मुकम्मल। और होमवर्क दे दूं थोड़ा सा? बेटा जी मैंने आपको कहा है अगर आपने ऑनलाइन पढ़ना है होम कंप्यूटर पे करके तो मैं हाजिर, मैंने क्या कर दिया आपको? नहीं, वो बाकी सब्जेक्ट के साथ ही मिल जाती है कोर्स में, बात तो सही है। हाँ, प्री में मिल जाती है, पोस्ट में नहीं रखी उन्होंने।
आपको वो मैनेजमेंट से मिस से रब्ता कर लें, मिस मैक्स से, क्या किस रब्ता कर लें, मिस मैक्स से रब्ता कर लें और वो आपको बुक का बता देंगे कैसे। कल यहीं भी मेरा ख्याल है क्लास में वो ले आएगा बंदा, उससे ले लीजिएगा। तेरी मेहरबानी यार, क्यों वो मैंने कल आया था, मेरा इरादा था। सर आप सिग्नेचर कर देंगे तो उठाने में आसानी होगी। भाई अगर नीयत में फतूर होगा तो फिर उठा लोगे तो फिर रिजल्ट वैसा ही निकलना है। मैं रिजल्ट फिर वैसा ही निकलना है फिर। बेटा मैं तो फैसिलिटेट कर रहा हूँ, अब ये मैनेजमेंट की कहानियां हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा नहीं, असल में ना पोस्ट में बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो वो शायद इस वजह से उन्होंने क्या किया यार, नहीं ऊपर खरीद लो ना यार, क्या हो गया। हर चीज़ के ऊपर कोई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। कुछ 2000 रुपया खर्च कर लोगे तो क्या हो जाएगा। नहीं 2500 की है, नहीं मैं थोड़ी पढ़ता जा रहा हूँ। ये तो 20 का कोर्स हो गया। अच्छा जी बेटा जी, एग्जाम्पल नंबर कौन से वाली कर लेनी चाहिए आपको। नहीं अभी एग्जाम्पल नहीं देता मैं, पीडीएफ दूंगा। क्या करूँगा, पीडीएफ दूंगा। आज कोई इजाफी कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपने सब ने पढ़ा हुआ है, इसी की डेप्रीसिएशन क्या करनी है आपने, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 4 सालों की निकाल कर लेकर आनी है। क्या करनी है, सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ व्हाट आर योर मेथड्स, आपके मेथड्स क्या क्या हैं, किस किस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है, यही वाला काम जो मैंने करवाया है। किस तरह से करना है आपने, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से मालूम करना है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन सेम, कॉस्ट मालूम हो चुकी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू आपके पास है, लाइफ आपके पास है। पहला काम क्या करोगे, रेट निकालोगे। क्या निकालोगे, रेट खुद निकालोगे। फिर उसी रेट को यूज करके क्या करोगे, टेबल बनाते हो तो टेबल बना लो। जिस भी तरीके से आप काम करते हो उस तरीके से काम करना है आपने। कल मैं इसके शॉर्टकट सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के इंशाल्लाह शॉर्टकट सिखाऊंगा। जो सी चीज़ आपने की हुई है वो मज़ीद क्या हो जाएगी, आपके लिए बहुत आसानी वाली हो जाएगी। कोई काम नहीं है, कोई पीआरसी की बुक वाला कोई चक्कर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस यही वाला सवाल करना है, किससे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कर कर लेकर आएँ। फिर बुक आ जाएगी, फिर बुक के ऊपर से क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह इक्का दुक्का सवाल दे दिया करेंगे। अब मसला है कि ये वाली क्या, कहाँ से आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ये मसला है ना। हाँ यस, मैं एक ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ, उस ड्राइव का लिंक क्या करता हूँ, या उस क्या नाम है, सिर्फ एक पीडीएफ फाइल का लिंक जो है ना वो मैं अपने फेसबुक के ऊपर चढ़ा देता हूँ। वसीम अकरम तो ढूंढ ही लोगे ना, वो बानर आया था। अब क्या कर सकते हैं यार, बानर आ जाता है तो वो यूट्यूब पे आता होगा यार। अच्छा मजीद आसान काम, ये वाला लेक्चर अपलोड हो रहा है किस पर, यूट्यूब पर। तो यूट्यूब के लिंक के नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक जो है वो पेस्ट करवा देता हूँ, जिसके अंदर क्या होगा, ये पीडीएफ होगा तो आपके पास आराम से क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। गॉट द पॉइंट। सिर्फ क्लास वाला करवाऊँगा, होमवर्क इसी में ही है ना। बाकी तो जब आप क्लासेस लेना शुरू कर देंगे ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आ जाएगा, जो सारा कुछ डिस्कस किया है वो सारा कुछ वहाँ पर एडअप हो जाएगा। ठीक है, और कोई हुक्म, चलें, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है। तुम आए क्यों नहीं?